प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं जदून साहब, जो सीनियर कानूनदान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के भी प्रेसिडेंट रहे और यहाँ पे एडवोकेट जनरल भी रहे इस्लामाबाद के अंदर। और उनके साथ हैं सरवर बारी साहब, जो इलेक्शन जो पोलिंग होती है और पोलिंग मैनेजमेंट होती है, सारे सिस्टम को बड़े करीब से देखते हैं, समझते हैं, इनके ऊपर बड़ी रिसर्च है और बहुत सी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी। पतन तंजीम है उसकी भी, और फाफेन, ये इन इदारों से वाबस्ता रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बारी साहब, आपसे हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ये जो इलेक्शन हमारा हुआ, इस इलेक्शन से बहुत सी तवक्कुआत थी हमें, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, कि इसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जिस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस किस्म के हालात इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं, अगरचे पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी हमें नज़र आ रही है हुकूमती इत्तेहाद की, लेकिन उस इस्तेहकाम के हवाले से अभी भी लोग पुरुमीद नहीं हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिलाएं, इंतखाबी नताइज को, इंतखाबी प्रोसेस को और फिर इसको, तो इस पे आप अपनी क्या ओपिनियन देंगे? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि पाकिस्तान की गालिबन ये पहली कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें एक जो मेजर पार्टनर है उन्होंने मिनिस्ट्री लेने से इनकार किया है। यानी कि वो गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है पूरा इलेक्टोरल जो एक्सरसाइज हमने की है, उसके बाद जो एक पूरा स्ट्रक्चर बना है, पार्लियामेंट है, सेनेट है और उसके अलावा जो ओहदे हैं, उसमें उन्होंने हिस्सा डाला है। लेकिन जो डे टू डे पॉलिसी मैटर्स हैं, इसके अलावा जो गवर्नेंस है एग्जेक्टिव में, उन्होंने आने से इनकार किया है। तो यही एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जो कोलिशन बनी है ये ज़्यादा अरसा चलने वाली नहीं है, क्योंकि इससे मुराद ये है कि जो पीपल्स पार्टी है वो किसी किस्म की जो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होंगी, अगर एडवर्स किस्म की, तो वो कहेंगे कि हमारा इसमें हिस्सा नहीं था, हम कैबिनेट के मेंबर नहीं थे, इसलिए हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोलिशन किस कदर कमजोर है। और दूसरा ये देखिए, मार्शल लॉ को पाकिस्तान में अदलिया ने हमेशा जो है वो कॉन्सेंट दे दिया था, चाहे वो ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ हो या मुशर्रफ का हो या उससे पहले अयूब खां हो। लेकिन एक ऐसी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो मैंडेट जो है चोरी करके आई हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के अखबारात कह रहे हैं, पूरी दुनिया की सिविल सोसाइटी कह रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये सब अदारे कह रहे हैं। तो अदालतों ने जो है वो किस तरह जो है, जो लोग मैंडेट चोरी करके आए हैं और वो हमारे सामने है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, NA 130 का हमने पूरा ऑडिट किया है, और जो फॉर्म 45 इलेक्शन के बाद दिए गए लोगों को, पोलिंग एजेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स के नुमाइंदों को, और जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 इशू किए हैं, उसमें अगर देखें तो 90% से ज्यादा टर्नआउट है 34 पोलिंग स्टेशंस पर। यानी कि लाहौर जैसे शहर में जो है वो अगर इतना बड़ा डाका डाल सकता है, और साफ नजर आ रहा है कि 34 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर 90+ टर्नआउट है, और कोई 25 के लगभग ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर 70 और 90% के दरमियान जो है टर्नआउट है, और इसकी वजह से 74,000 वोट एडिशनल जो है ऐड किए गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के फॉर्म्स 45 और फॉर्म 47 के ऊपर। तो जब इसका ऑडिट होगा, और मैं तो बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये ऑडिट पब्लिक में होना चाहिए और उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। ऐसा ऑडिट नहीं होना चाहिए जैसे मुजफ्फरगढ़ में पिछले चंद दिनों से एक तमाशा चल रहा है, और गुजरांवाला में एक जो कैंडिडेट थे उनके 10-12 हज़ार वोट जो हैं उनको इनवैलिड करार दे दिया गया है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा निशानात लगाकर गालिबन ये किया गया है। तो मैं समझता हूँ महज ऑडिट काफी नहीं है। ऑडिट जो है वो बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाए, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की मौजूदगी में किया जाए, और ये 2 ट्रिब्यूनल पंजाब में काफी नहीं है। ट्रिब्यूनल क्या, हर डिस्ट्रिक्ट में जहां शिकायत है वहां ये किया जाए। ये पब्लिक मैंडेट की बात है, पाकिस्तान की गवर्नेंस की लेजिटिमेसी की बात है। और एक ऐसा निज़ाम, मार्शल लॉ तो चल जाता है 10-11 साल, लेकिन एक ऐसा निज़ाम जिसकी लेजिटिमेसी नहीं है,
जो मशकूक है, जो लोगों के हक के ऊपर डाका डालकर किया गया है, तो वो चलता नहीं है ज्यादा अरसा। कोई मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक अखलाकियात की बात है कि दुनिया भर में अगर कहीं मुकाबला होता है तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और यहाँ पर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तबाह किया गया। ज़ियाउल हक साहब ने इलेक्शन ही नहीं करवाए थे बहुत अरसा, और फिर उन्होंने गैर जमाती करवा लिए थे। लेकिन जो गैर जमाती इलेक्शन हुए थे उसमें ज़ियाउल हक न्यूट्रल था, जो जीत जाएगा वो हमारा बड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का इस लेवल पर जो धांधली इस दफा हुई है, और बिल्कुल नए तरीके अख्तियार किए गए हैं। हमने 2022 में 163 तरीके धांधली के डिस्कवर किए थे जो प्रैक्टिस किए जा रहे थे पिछले इलेक्शन में, लेकिन अब तो ये 263 हो चुके हैं। और इतनी ब्लेटेंट तरीके से कभी पाकिस्तान में धांधली नहीं हुई। पाकिस्तान का हर शख्स जानता है, पाकिस्तान का हर एंकर जानता है, पाकिस्तान का हर जो रिपोर्टर जानता है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी जानती है, दुनिया जानती है। इसको वो कब तक छुपाएंगे? ये मुमकिन नहीं है। ये हुकूमत चल नहीं सकती, इसकी अखलाकी जो फाउंडेशन है वो नहीं है। बारी साहब, आप दूसरी तीसरी बार इखलाकियात का हवाला दे रहे हैं। एक ऐसी सोसाइटी या ऐसे मुमलकत के अंदर जहाँ आयन और कानून को ख़ातर में ना लाया जाए, वहाँ इखलाकियात का क्या मामला होगा? ज़रा इस पर अभी बात कर लेते हैं। जदून साहब, ज़रा ये बारी साहब जैसे कह रहे हैं कि 163 तरीके होते थे पहले धांधली के, अब वो 263 हो गए हैं। फिर ऑडिट की बात सिर्फ बारी साहब ही नहीं बल्कि हर कोई, तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में नहीं है उनके अलावा बाकी सब ये कह रहे हैं कि जी किया जाए, और हुकूमत के अपने भी जो लोग हार गए हैं कुछ, वो भी कहते हैं ऑडिट होना चाहिए। ये इलेक्शन एक्ट में कोई इस किस्म की ऑडिट की ऑप्शन मौजूद है? अगर नहीं है तो जो हमारे यहाँ अदालती कमीशन कायम होते हैं, खसूसी कमीशन कायम होते हैं, तो क्या फिर उस कानून के तहत होगा, या इसकी क्या लीगल हैसियत क्या होगी, और ये लीगल प्रोविजंस क्या हैं इसकी? बहुत शुक्रिया। देखें, जो इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उसका मेंशन है, और अपने इलेक्शन एक्ट के अंदर भी, कि जब वो ट्रिब्यूनल बन जाते हैं। असल चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले 60 डेज़ के लिए, तो जिस तरह अभी बहुत सारी पिटीशनें आई हैं, लेकिन जहाँ पे अगर आपने एविडेंस रिकॉर्ड करानी है, प्रो एंड कंट्रा एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कराने हैं या लेंथी एग्जामिनेशन है, उसमें फिर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एज ए कोर्ट काम नहीं करती है, इस पर काफ़ी वो लहदे भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये कोर्ट नहीं है। अब ट्रिब्यूनल के अंदर ये होता है कि वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, पहले तो पिटीशन फाइल करने का, उसको CPC के तहत ही फाइल, मतलब प्रोसीजर के तहत ही फाइल किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे अभी जहाँ पे कोई एफिडेविट देता है, फिर उस एफिडेविट को कन्फ्रंट नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन में। तो ये थोड़ा सा है कि अगर कोई ऑडिट कराना चाहे तो वो ज़ाहिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है करा सकता है, तो या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट इसको एज ए फंडामेंटल राइट जो है 184(3) के ले जी कि धांधली बहुत ज़्यादा हो गई है या नहीं हुई है, जो भी है, अगर वो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाना चाहे, जिस तरह पहले ऑलरेडी हमारी एग्जाम्पल मौजूद है 2013 के इलेक्शन में हुआ था, 2013 में। जी। तो उस तरह का अगर कोई कमीशन बन जाए तो वो इंक्वायरी कमीशन या फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, तो वो अपनी रिपोर्ट दे सकता है। अभी देखें ना, लेकिन जो आप बारी साहब ने बात तो आपको की है, लेकिन मैं जो पर्सनली समझता हूँ कि कोई गवर्नमेंट धांधली नहीं कर सकती, नहीं करा सकती है। जो ऑपरेटर होते हैं धांधली वाले, उनका तो कोई एविडेंस नहीं होता आपके पास। असल इसके धांधली के बेनिफिशियरी वो ऑपरेटर हैं, जो अपनी मर्जी से जो है एक हाइब्रिड रजीम को चलाते हैं, और वो अंदर भी जो है आज से नहीं 75-76 सालों से ये निज़ाम इस मुल्क के अंदर चल रहा है। कभी मार्शल लॉ आता है, कभी कंट्रोल डेमोक्रेसी होती है, कभी हाइब्रिड रजीम होता है, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म है। और आज दिन तक किसी भी गवर्नमेंट को एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर ना ही इलेक्शन हुए हैं, और अगर हो भी गए हैं तो कोई गवर्नमेंट जो है चले वो आ गई है पावर में, तो उसको फिर फ्रीली काम नहीं करने दिया गया। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं कि जो गवर्नमेंट जिसको चाहे वो उठा के फेंक देते हैं। 2018 में आपने देखा है एक गवर्नमेंट आई इलेक्शन, उससे भी बहुत बड़ी एलिगेशन थी कि किस तरह मैंडेट चोरी किया गया, और इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से रिमूव करके ऑफिस से तो अपनी मर्जी की गवर्नमेंट इंस्टॉल की गई, और फिर उस गवर्नमेंट का हर पॉलिटिकल पार्टी को भी और गवर्नमेंट को भी वो खुद ही चला रहे थे। तो जब उनकी और गवर्नमेंट का जो आगे फेज था उसके आपस में अंडरस्टैंडिंग खत्म हुई, तो गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो गई। तो इस तरह आप देखें ना, इनके बेनिफिशियरी जो है सिस्टम के, अपैरेंटली तो डेमोक्रेसी है, लेकिन ये कंट्रोल डेमोक्रेसी है। कंट्रोल के भी मतलब एक वर्स्ट फॉर्म है कि इसका जो लोग हैं वो बेनिफिशियरी नहीं है। नहीं, लोग, अगर लोगों ने मिसाल के तौर पर एक पार्टी को वोट दे भी दिया, तो उसको पार्टी को अगर पावर में नहीं आप आने देते तो लोगों के पास तो ताकत नहीं है। इलेक्शन तो आपका
जो है एक जमहूरी तरीके से या एक मतलब है ताकत के जरिए इसको मोड़ दिया जाता है किसी दूसरी तरफ। तो वो जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डायलॉग नहीं करेंगे, आपस में एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तो इस मुल्क के अंदर यही तमाशा चलता फायदा कोई रहेगा। और उठाएगा। अच्छा जदून साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले तो बाइंडिंग होती है कि आपको हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर अमल करना होगा। अगर कहीं कमीशन की तरफ जाते हैं 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट बनाती है, तो वो कमीशन तो गालबन रिकमेंडेशन देगा और वो फिर अगेन इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के ऊपर होगा कि क्या उसके ऊपर अमल करते हैं, नहीं करते, उन हलकों में सिर्फ दोबारा इलेक्शन करवाते हैं या नताइज को बदलते हैं, तो वो बाइंडिंग नहीं होगा। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए वो फैक्ट फाइंडिंग इस तरह होती है ना कि 184(3) में वो फिर ये रेफर कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है जी मैं एविडेंस नहीं रिकॉर्ड सकता, तो वो अपनी फाइंडिंग के साथ इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये फाइंडिंग है। और इलेक्शन कमीशन के पास फिर सेक्शन 4 के तहत पावर है कि वो री इलेक्शन करा दे, उस री पोल करा दे तमाम जितना भी है जिस इलाके में वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है मैसिवली कोई रिगिंग हुई है या कोई फॉर्म चेंज हुए हैं या टेम्परिंग हुई है, तो इस तरह फिर इलेक्शन कमीशन जो है डेफिनेटली वहाँ पे जो है रीपोल करा सकता है। इलेक्शन कमीशन की बात पावर है, लेकिन जब वो कोई कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा तो डेफिनेटली वो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए उससे हटना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी अगर फैक्ट फाइंडिंग नहीं कराता तो फिर अब कोर्ट को रेफर करती है। तो वो ऑलरेडी जजमेंट भी है हनीफ वासी वाले केस में, इमरान खान कले वाले केस में, जिस तरह उन्होंने फॉरेन फंडिंग का कहा था कि आप 5 साल की करें किसी भी पार्टी की, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो अख्तियार है कि वो कर सकता है। लेकिन अब वो डस्का का ज़िमनी इलेक्शन भी सर एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखा जा सकता है, जिसमें एक्शन भी लिया गया था। डस्का वाले इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि जी इलेक्शन कमीशन ठीक फैसला दिया है उसमें। तो वो डस्का वाला ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने अपेरेंटली आ गई। बाज़ इलेक्शन में होता है कि सीक्रेटली चीज़ें होती हैं, फिर वो अपेरेंटली नहीं होती कि आप बक्से चुरा लिए गए, आग लगा दी गई, FIR हो गई या बंदों को गायब कर दिया, तो वो तो बड़ा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है या ऐसी टेम्परिंग की दी है जो सरफेस पे नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी मसला ये है हमारे मुल्क के अंदर कि हमारे पास जितने भी जुडिशियल फोरम है उनकी जो स्पीड होती है या स्पेस होता है वो बहुत स्लो होता है, जबकि जो पटिशनर होता है या रिस्पोंडेंट होता है कोई आ रहा हुआ तो वो कहते हैं मेरे केस का जल्दी फैसला हो। अब बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिनमें जीतने वाला बंदा अगर किसी के खिलाफ पिटीशन कर दी हारने वाले ने, तो वो ये समझता है कि अगर मैं हार भी गया तो 3-4 साल लग जाएंगे, मेरी तो असम्बली में मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो इसलिए फिर वो आसानी से वो मतलब है अगर उसने इलेक्शन रिक किया किसी तरीके से या जिन्होंने करवाया है वो उसके साथ थे उन्होंने करवा दिया है, तो वो बेगम हो जाते हैं जी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस चलेगा तो 4 साल तब तक चल जाएंगे, मुद्दत पूरी कर लेंगे। जरा बारी साहब ये आप भी इलेक्शन को करते रहे हैं, पास एग्जाम्पल्स बेशुमार ऐसी मौजूद हैं, तो अभी जब आप भी डिमांड करते हैं ऑडिट की, तो फिर ये अगर 3 साल 4 साल इसमें लग जाने और फिर कोई फ़ायदा नहीं होना, और ये भी अगर तवक्को की जा रही है कि शायद ये हुकूमत जो है कि साल 2 साल बहुत अर्सा निकाल गई तो इलेक्शन में शायद जाना पड़ जाए, तो फिर ये चीज़ें कैसे ठीक हो सकेंगी? आपने कोई ऐसा पेपर, कोई चीज़ तैयार की हुई है कि रिफॉर्म्स के हवाले से जमातों को क्या एक्शन लेना चाहिए, ट्रिब्यूनल्स के लेवल के ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि बायसे जो है तशवीश है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर देखें तो वो ज़्यादातर केसेस में इलेक्शन कमीशन की हमायत करता है, चाहे वो PTI का जो इलेक्टोरल सिंबल छीनने की बात है, चाहे एग्जेक्टिव की बात करें या जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात करें, तो ये लगता है कि पाकिस्तान के अवाम एक तरफ खड़े हैं और पाकिस्तान की रियासती अदारे एक तरफ खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उसको चोरी किया गया है। तो अब इंसाफ के लिए लोग कहाँ जाएं? तो ऐसी सूरत हाल की जो की जिम्मेदारी है वो इंतज़ामिया और अदलिया और जो इलेक्शन कमीशन है और जो ऐसे अदारे जिनका राइट नहीं बनता, जिनकी तरफ जदून साहब ने इशारा किया है कि जिनका काम ये नहीं है कि वो इलेक्टोरल सिस्टम में या पब्लिक पॉलिसी में इंटरफेयर करते हैं, उनकी इंटरफेरेंस है, तो पाकिस्तान के अवाम किधर जाएंगे? क्योंकि जो नाइंसाफ़ी है, जो भी हम कहें कानूनी बातें करें, या मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन से या आला अदलिया से कोई इंसाफ किसी को मिल सके, खास तौर पर जो इलेक्शन के हवाले से है। तो फिर हम क्या करें?
सिवाय इसके कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो कोई और रास्ता अख्तियार करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बात करें। आउट ऑफ द बॉक्स क्या बात है? पहली बात तो ये है कि कुछ इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना दबाव बढ़ाया जाए और जाहिर है फिर हम इन्हीं के पास जाने को मजबूर हैं, या एक पब्लिक मूवमेंट चले कि जनाब जो हमारे वोट छीने गए थे हम उसके लिए ये साबित कर रहे हैं। हम लोग जो है रिपोर्ट निकाल रहे हैं, हमने तो ये तजवीज़ दी है कि हर जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, इलेक्शन कमीशन उसको कहे कि वो हम डिमांड करें, मुतालबा करें, पुरजोर मुतालबा करें, बार बार मुतालबा करें और मजबूर करें इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, कि जो भी सैनिटी है वो प्रिवेल होनी चाहिए। जबरदस्ती धौंसा धांधली से 25 करोड़ का मुल्क नहीं चल सकता। तो एक तो बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है उसकी सरबराही में, उसकी सुपरविजन में तमाम जो एतराज़ात हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। लोगों के पास पहली दफा है, 2018 में किसी के पास फॉर्म 45 था नहीं, लेकिन 2018 के बाद सब पार्टियों ने ये सीखा है कि फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग एजेंट नहीं जाएंगे। तो इसलिए फॉर्म 45 बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, हमने उसकी कॉपीज की हैं। तो उसका ऑडिट किया जाए, टेलीकास्ट किया जाए और लोगों को दावत दी जाए कि वो आके देखें और उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट से। और हमारा अंदाजा ये है, जो आपने पूछा है, कि 2 हफ्ते में ये काम खत्म हो सकता है और जो भी नतीजे निकले फिर उसको एक्सेप्ट किया जाए। मतलब पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। एक जो है मैं समझता हूँ कि एक सुकून आएगा मुल्क के अंदर, और जो गवर्नेंस हम करेंगे, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल, ये इतनी लाजिम है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए। तो अगर हुक्मरान ये समझते हैं, जो मेरी नज़र में नाजायज़ है, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि वो चोरी का जो एक मैंडेट है वो लेके बैठे हैं और उनको भी पता है। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी के लिए एक दफ़ा ये करना चाहिए। उसके बगैर नहीं आएगी। और ब्रीफली अगर मैं जदून साहब आपकी तरफ आऊँ, एक चीज़ सिर्फ जो मैंने हवाला भी दिया इफ्तिखार चौधरी वर्सेस इमरान खान केस का, बारी साहब जो तजवीज़ दे रहे हैं बज़ाहिर तो बड़ी लॉजिकल और एक माकूल तजवीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हर डिस्ट्रिक्ट का अगर 2 हफ्तों के अंदर कंप्लीट कर ले, लेकिन जहाँ पे ये हालत हो कि 9 साल तक ये आप फैसला ना कर पाएँ कि 6 माह बाद ये दावा दायर हुआ है, ये काबिल समात है या नहीं, और 9 साल उसमें लग जाएँ, तो फिर इतना बड़ा मामला कैसे होगा? तो इस निज़ाम के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या बड़ी रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि ताकि ये टाइमली चीज़ें जो है कि एग्जीक्यूट हों? नहीं, देखिए रिफॉर्म भी जहाँ पे चाहिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू जो है वो जो पहले ऑलरेडी रिफॉर्म्स और कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। देखें ना, इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन ही नहीं करती है। कोर्ट को कहा गया जी आप 6 महीने के अंदर ये काम करें, या साल के अंदर बेशुमार कानून बने हुए हैं जिसके अंदर टाइम लाइन दी गई है कि इस टाइम के अंदर ये केस का फैसला करें। अब जिस तरह आप मिसाल के तौर पे ये इलेक्शन की पिटीशन ही हम ले लेते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर लिखा गया इलेक्शन एक्ट के अंदर कि आप 6 महीने के में इसका फैसला करें। अब 6 महीने में किस ट्रिब्यूनल में फैसला होता है? तो इस तरह देखें ना, ये चीज़ें वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। तो अगर ये इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम की जाए कि अगर मुकर्ररा वक्त में फैसले नहीं होंगे तो उसकी फिर कोई जज़ा और सज़ा भी अगर रखी जाए, नहीं, आप जैसे ACRs होती हैं सरकारी मुलाजमीन की, जजेस। पहली बात तो ये है कि ये सजा और जजा रखने वाले जो खुद पार्लियामेंटेरियन हैं वो ये कभी नहीं रखेंगे। वो खुद चाहते हैं, जो बंदा जीत के अगर गलत तरीके से जीता है वो खुद चाहता है कि, लेकिन हमारी कल्चर भी तो आप देखें ना, आप उनको छोड़ दें पार्लियामेंटेरियन को, वो भी नहीं चाहते। एक आम बंदा जिसका केस कमजोर होता है वो अदालत में जाता है, सबसे पहले वकील को ये कहता है जी कि बस मैंने आपको इसलिए, आपने केस को जरा लंबा करना है। उसका पहला मुतालबा ये होता है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा वो कर भी ले कहता है जी केस मेरा बेशक कमजोर है लेकिन इसको थोड़ा आपने लंबा खींचना है। लोगों की देखें ना मेंटालिटी भी आप देखें उनकी, वो इंसाफ के लिए तो नहीं जाता, वो तो दूसरे बंदे को तंग करने के लिए अदालत में केस करता है कि जी अब ऐसे ऐसे यहाँ पे केस होते हैं कि एविडेंस रिकॉर्ड होती है 2 साल 3 साल बाद वो बंदा एविडेंस पे नहीं आता, केस डिसमिस होता है, लेकिन 3 साल तक जो है ना वो केस चलता रहता है बगैर बंदे के। तो चलें, उम्मीद रखनी चाहिए
दबाव भी जैसे बारी साहब ने कहा कि डालना चाहिए अवाम को, और उम्मीद भी रखनी चाहिए कि कुछ ऐसी इस्लाहत हों। बहुत शुक्रिया जंगीर जदून साहब आपका, और सरवर बारी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आगे तो फिर जो पंजाब के अंदर और KP के अंदर हुकूमत साजी हुई है, और दोनों बड़ी पार्टियाँ नुमाइंदगी कर रही हैं दोनों सूबों के अंदर, और बहुत से लोगों की उनके ऊपर नज़र भी है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर सेनेट इलेक्शन में इन सूबों के अंदर दोनों पार्टियां जो है कि वो सेनेट अक्सरियत हासिल करने के लिए भी बहुत सी लॉबिंग कर रही हैं। तो ये मामलात किस तरह बढ़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।